एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडलब सक्सेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कार्टिलेज। ये टॉपिक MBBS, BMLT, पैरामेडिकल, नर्सिंग और नीट सबके लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद कार्टिलेज से रिलेटेड आपके एक भी डाउट बाकी नहीं रहेंगे। एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, टाइप्स, फंक्शन, ग्रोथ और क्लिनिकल क्वेश्चन सब क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगे। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कार्टिलेज कहाँ कहाँ होता है, किस टाइप से काम करता है और कितने टाइप के कार्टिलेजेस होते हैं। जैसे कि कार्टिलेज का काम होता है आर्टिकुलेशन ऑफ हैंड, नेजल सेप्टम में होता है, लैरिंक्स एंड रेस्पिरेटरी अपैरेटस में होता है, शोल्डर में होता है, एल्बो में होता है, femoral हैंड, pubic symphysis, आर्टिकुलेशन ऑफ फुट, मेनिस्कस, रिब्स, स्पिना एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इन सभी जगह पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है एंड इसका डिफरेंट फंक्शन होता है। और हमारा जो कार्टिलेज टिश्यू होता है वो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, लैक्यूना एंड एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है। तो चलो अब वन बाय वन इसे हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर हमने पूरा की पूरा ओवरव्यू ले लिया है जिससे अब आगे प्रॉब्लम ना आए। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं हम कि कार्टिलेज होता क्या है। कार्टिलेज इज़ अ स्पेशलाइज्ड, फर्म एंड फ्लेक्सिबल एवेस्क्यूलर, मतलब वेसल्स नहीं होती है, कनेक्टिव टिश्यू दैट सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यू एंड फॉर्म स्मूथ सरफेस फॉर जॉइंट एंड मूवमेंट। मतलब कि कार्टिलेज ना एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो स्ट्रॉन्ग भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। ये बॉडी को सपोर्ट देता है और जॉइंट्स में स्मूथ मूवमेंट अलाउ करवाता है। और ना कार्टिलेज के अंदर जो वेजल्स होती है ना वो नहीं होती है, इसलिए ही कार्टिलेज को एवेस्क्युलर बोलते हैं और ये रिपेयर बहुत ज़्यादा स्लो होता है या बहुत बार नहीं भी हो पाता है। उसके बाद कार्टिलेज डेवलप होता है मेसेनकाइम सेल से और इसी सेल को हम कॉन्ड्रोजेनिक मेसेनकाइम भी कहते हैं। अब ना कार्टिलेज के कुछ खास फीचर्स को याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहीं पर कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये एवेस्क्युलर होता है मतलब ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नहीं होती है, एंड न्यूरल होता है मतलब नर्व्स भी प्रेजेंट नहीं होती है, नो लिम्फेटिक्स, लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट नहीं होती है, न्यूट्रिशन कार्टिलेज को डिफ्यूजन के थ्रू मिलता है, और जो कार्टिलेज होता है ना वो पेरिकॉन्ड्रियम से कवर होता है। बस कुछ जगह पे होती है जहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट नहीं होती है, जैसे आर्टिकुलेशन सरफेस और फिब्रोकार्टिलेज, इनके ऊपर पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट नहीं होती है। और ना कार्टिलेज की दो टाइप की ग्रोथ होती है, एक इंटरस्टिशियल और एक अपोजिशनल, ये हम आगे पढ़ेंगे। बाकी ये एवेस्क्युलर, ए न्यूरल और नो लिम्फ प्रेजेंट, ये हमें बहुत मतलब ये ध्यान रखना है इस पेज में से, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये तीनों ही प्रेजेंट नहीं होती है, यही वजह होती है कि हीलिंग ऑफ कार्टिलेज बहुत ज़्यादा स्लो होती है। अब बात करते हैं कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट सेल्स की। तो इसके अंदर दो टाइप की सेल्स होती है, एक होती है कॉन्ड्रोब्लास्ट और एक दूसरी होती है कॉन्ड्रोसाइट। तो जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होती है ना वो इमैच्योर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होती है, मतलब यहाँ से कार्टिलेज को बनाने की प्रोसेस शुरू होती है। ये पेरिकॉन्ड्रियम लेयर के पास मिलती है और एक्टिवली सिक्रीट करती है मैट्रिक्स को। उसके बाद आ जाती है हमारी कॉन्ड्रोसाइट, जो कि मैच्योर सेल होती है, लैक्यूने के अंदर होती है और मेंटेन करती है कार्टिलेज के मैट्रिक्स को, और ये फॉर्म करती है आइसोजीनस ग्रुप। जैसे ये दो सेल सेम हो रही है ना तो इसे आइसोजीनस ग्रुप बोलते हैं, मतलब सेल का एक नेस्ट बनाती है, ढेर सारी सेल का ऐसा गुच्छा टाइप। जैसे कि ये यहाँ दिख रहा है, ये हमारा कॉन्ड्रोब्लास्ट है जो कि एक सिंगल सेल है जो कि डिवाइड हो रही है आगे चल के, ये इमेच्योर थी और ये दो अलग अलग मैच्योर कॉन्ड्रोसाइट्स में कन्वर्ट हो गई। और ये जो सेल है हमारी, ये जो कवर कर रहा है इसको, ये है लैक्यूने। तो लैक्यूने के अंदर होती है हमारी कॉन्ड्रोसाइट्स जो कि आइसोजिनस ग्रुप होती है। ये दो सेल्स है जो कि सेल नेस्ट बनाती है। अब हम बात करेंगे कार्टिलेज मैट्रिक्स की।
तो कार्टिलेज का ना मेन पार्ट होता है उसका मैट्रिक्स। तो ना कार्टिलेज मैट्रिक्स के अंदर होते हैं फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस। तो फाइबर्स के अंदर आ जाते हैं हमारे कोलाजन फाइबर जो कि टाइप 2 के ज़्यादातर होते हैं। उसके बाद इलास्टिक फाइबर्स इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर होते हैं, और कोलाजन 1 फाइबर होते हैं जो कि हमारे फिब्रो कार्टिलेज के अंदर होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम ग्राउंड सब्सटेंस पे। तो ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होता है, केराटिन सल्फेट होता है, हाइलुरोनिक एसिड, प्रोटियोग्लाइकन्स और हाई वाटर कंटेंट होता है 60 से 80% तक का। ये सभी मिलकर हमारे कार्टिलेज का ग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं। अब जो वाटर होता है ना, इसी वाटर कंटेंट की वजह से जब हम कार्टिलेज को कंप्रेस करते हैं ना, तो वो वापस से उसके शेप में आ जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम पेरिकॉन्ड्रियम की। पेरिकॉन्ड्रियम जो होता है ना, वो कार्टिलेज का प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, और ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। इसकी लेयर्स होती है आउटर फाइब्रस लेयर, जिसमें जो कि कोलाजन फाइबर्स, फिब्रोब्लास्ट और ब्लड वेजल से मिलकर बनी हुई होती है। और जो ये हमारी आउटर लेयर होती है ना, यही प्रोटेक्शन और ब्लड सप्लाई का काम करती है कार्टिलेज में। उसके बाद जो आती है हमारी वो है इनर सेल्यूलर लेयर, जो कि कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स, और ये रिस्पॉन्सिबल रहती है अपोजिशनल ग्रोथ के लिए। तो ये कॉन्ड्रोजेनिक सेल से मिलकर बनी हुई होती है। और हमारी जो इनर सेल्यूलर लेयर होती है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कार्टिलेज के। और हमारी ये जो दोनों लेयर्स होती है ना, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज और फिब्रो कार्टिलेज के अंदर अब्सेंट होती है। और जो फिब्रो कार्टिलेज होता है ना हमारा, उसके अंदर कभी भी पेरिकॉन्ड्रियम लेयर नहीं होती है। ये याद रखने वाला पॉइंट है। देखो यहाँ पे हमारी कार्टिलेज को जूम करके बताया हुआ है, जिसमें आउटर फाइब्रस लेयर और इनर कॉन्ड्रोजेनिक लेयर दोनों बताई हुई है। ये जो हमारी ऊपर की दिख रही है, ये है हमारी आउटर फाइब्रस लेयर, और ये जो हमारी अंदर वाली दिख रही है, ये है हमारी इनर कॉन्ड्रोजेनिक लेयर। इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना बोन को, नरिश करना कार्टिलेज को, और फैसिलेट कार्टिलेज ग्रोथ, मतलब कार्टिलेज की ग्रोथ करवाना। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की। तो जनरली 3 टाइप की कार्टिलेज होती है। एक होती है हायलिन कार्टिलेज, एक फिब्रो कार्टिलेज, और एक होती है इलास्टिक कार्टिलेज। तो 1 बाय 1 इनको समझेंगे विथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हायलिन कार्टिलेज की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्टिलेज होती है, मतलब मोस्ट कॉमन कार्टिलेज होती है। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्लासी अपीयरेंस होता है इसका, ब्लूइश वाइट कलर होता है थोड़ा सा, टाइप 2 कोलाजन फाइबर से मिलकर बनी हुई होती है, और होमोजीनस मैट्रिक्स होता है, मतलब सिमिलर दिखती है हर जगह से। इसी की वजह से इसको स्मूथ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये आर्टिकुलेशन सरफेस ऑफ जॉइंट्स के बीच में पाई जाती है, ट्रैकिया में पाई जाती है, ब्रोंकियस में पाई जाती है, ब्रोंकाई में, नेजल सेप्टम में, कोस्टल कार्टिलेज, लैरिंग्स एंड एपिफाइजियल प्लेट्स पर पाई जाती है। और इन सारी लोकेशन को हम एक डायग्राम में अच्छे से डिटेल में समझेंगे आगे की साइड। अब देखो, ये है हमारा ट्रैकिया, ये है हमारी ब्रोंकाई, ये नेजल सेप्टम, और ये हमारा एपिग्लॉटिस। इन सब जगह पे हमारी हायलिन कार्टिलेज मिलती है हमको। अब हम बात करेंगे हायलिन कार्टिलेज के फंक्शंस की। तो ये स्मूथ जॉइंट मूवमेंट करवाती है, शॉक को एब्जॉर्ब करती है, और ये बोन का फॉर्मेशन करवाती है, मतलब स्केलेटल ग्रोथ करवाती है, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं। तो
ये दोनों पॉइंट्स थोड़े कॉमन से हो गए, लेकिन स्केलेटल ग्रोथ यहाँ का एक मेन पॉइंट हो गया है। तो बोन का फॉर्मेशन करवाने का काम कौन सी करती है? हमारी हाइलिन कार्टिलेज, ये याद रखना है। अब आ जाती है बात हमारी इलास्टिक कार्टिलेज की। अब ना हमको जहाँ जहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है ना, वहाँ वहाँ हमें इलास्टिक कार्टिलेज मिलता है। अब है तो ये भी कार्टिलेज ही, तो इसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर रहता है हाइलिन कार्टिलेज के जैसा। इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, पर येलोइश अपीयरेंस होता है थोड़ा सा, और हमारी जो हाइलिन कार्टिलेज था उसका थोड़ा सा ब्लूइश अपीयरेंस था। और ये फ्लेक्सिबल होती है, मतलब इलास्टिक से ही समझ आ रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इलास्टिक फाइबर्स है इसके अंदर। तो जहाँ जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ वहाँ इलास्टिक कार्टिलेज। उसके बाद लोकेशन की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल ईयर के पिना में पाई जाती है, ये है हमारा पिना। और एपिग्लॉटिस गले में जो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा, जो कि फूड पाइप और ट्रेकिया के पास में होता है। मतलब जब हम खाना खाते हैं ना, तो वो हमारे ट्रेकिया पे जाके मतलब जाके लग जाता है, जिससे हमारा खाना ट्रेकिया के अंदर ना जाए, तो वो फूड पाइप में डायरेक्ट खाना जाता है। लेकिन जब हम सांस लेते हैं ना, तो ट्रेकिया पे जाके खुल जाता है और फूड पाइप पे जाके लग जाता है, जिससे मतलब ऐसे वो ये गेट की तरह काम करता है। तो एपिग्लॉटिस के अंदर ये जो है, इसके अंदर भी हमारी इलास्टिक कार्टिलेज मिलती है। उसके बाद यूस्टेशियन ट्यूब हमारे ईयर में होता है, उसके अंदर भी इलास्टिक कार्टिलेज मिलती है। और इलास्टिक कार्टिलेज का मेन फंक्शन होता है मेंटेन करना शेप और फ्लेक्सिबिलिटी को। उसके बाद आ जाते हैं हम फिब्रो कार्टिलेज पे, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, और ये टाइप 1 कोलाजन फाइबर से मिलके बनी हुई होती है। थोड़े बहुत कॉन्ड्रोसाइट्स भी होते हैं इसके अंदर, और पेरिकॉन्ड्रियम बिल्कुल भी नहीं होती है। और क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद लोकेशन पे आ जाते हैं हम, तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर मिलती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में मिलती है, मेनिस्कस ऑफ नी, मतलब नी के पास जो मेनिस्कस होता है ना, उसमें भी मिलती है फिब्रो कार्टिलेज। और टेम्प्रोमैंडिबुलर जॉइंट के बीच में मिलती है, मतलब हमारी टेम्पोरल और मैंडिबल जहाँ से जुड़ी होती है ना, उसके बीच में भी हमें फिब्रो कार्टिलेज ही मिलती है हमारी। और इसका काम होता है कंप्रेशन और टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करना और शॉक को एब्जॉर्ब करना। मतलब जहाँ पे भी प्रेशर या पुल करने वाला काम आएगा ना, वहाँ पे फिब्रो कार्टिलेज मिलेगी, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है ये सबसे। और जहाँ पे भी थोड़ा ऐसा इलास्टिसिटी वाला काम आएगा, वहाँ इलास्टिक लाइक पिना वगैरह में। और फिर हाइलिन कार्टिलेज तो मोस्ट कॉमन है ही सही, जो कि ट्रैकिया, ब्रोंकाई, नजल सेप्टम वगैरह में सब में मिल रही है। होप यहाँ तक का पूरा क्लियर हो गया होगा, टाइप्स भी सारे के सारे कार्टिलेज के। अब इस पूरे के पूरे डायग्राम में हमें सारे के सारे कार्टिलेजेस बताई हुई है। तो पहले कलर से समझ लेते हैं कि ब्लू कलर से जो भी है वो हाइलिन कार्टिलेज है सारी। उसके बाद फिब्रो कार्टिलेज रेड कलर से बताई है, और पर्पल कलर से इलास्टिक कार्टिलेज बताई है। तो हम सारी की सारी पोजीशन पहले हाइलिन कार्टिलेज की देख लेते हैं। तो देखो, ये कार्टिलेज ऑफ नोज़, ये हाइलिन कार्टिलेज है। आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ जॉइंट, उसके बाद ये हमारे एल्बो वाले एरिया में, और ये हमारे रिस्ट और पाम वाले एरिया में, ये हमारी दोनों आर्टिकुलेशन सरफेस पे, और ये हमारे फुट वाले एरिया में। ये सारी की सारी जगह पे हमारी हाइलिन कार्टिलेज थी। उसके बाद हम बात करेंगे फिब्रो कार्टिलेज की। तो ये रहा हमारा वर्टिब्रल कॉलम, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में फिब्रो कार्टिलेज थी हमारी। तो ये रही हमारी सारी की सारी फिब्रो कार्टिलेज। और प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी हमारी फिब्रो कार्टिलेज थी। तो ये रहा हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस। और उसके बाद हमारे मेनिस्कस ऑफ नी में भी थी फिब्रो कार्टिलेज। तो ये रहा हमारा नी का मेनिस्कस।
अब हम बात करेंगे इलास्टिक कार्टिलेज की, जो कि पर्पल कलर से है। तो हमारे ईयर के पिना में थी इलास्टिक कार्टिलेज, तो ये रहा हमारा पिना ऑफ ईयर जहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज है। और हमारे यहाँ पे एपिग्लॉटिस पर भी थी, तो वो यहाँ पे दिख नहीं रहा, पर याद करके रखना कि एपिग्लॉटिस में भी इलास्टिक कार्टिलेज थी हमारी। और हमारे कान के अंदर ही यूस्टेशियन ट्यूब होता है, उसके अंदर भी हमारी इलास्टिक कार्टिलेज थी। तो यहाँ पे विथ पोजीशन आपको सारी की सारी कार्टिलेज याद भी हो गई होगी। और एपिग्लॉटिस में जो इलास्टिक कार्टिलेज थी वो यहाँ पे बताई हुई है। ये रही हमारी एपिग्लॉटिस पे इलास्टिक कार्टिलेज। और ट्रैकिया पे तो हमारी हेलिन कार्टिलेज थी ही सही, और ब्रोंकाई पे भी थी, इस जगह पर भी। अब हम बात करेंगे कार्टिलेज की ग्रोथ किस टाइप से होती है। तो दो टाइप की ग्रोथ है, एक है इंटरस्टिशियल ग्रोथ और दूसरी थी एपोजिशनल ग्रोथ। तो वन बाय वन इसे समझते हैं हम। तो इंटरस्टिशियल ग्रोथ में कॉन्ड्रोसाइट्स डिवाइड करते हैं, तो डिवीजन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। अब यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट्स डिवाइड करेंगे तो जो लेंथ होती है ना वो इंक्रीज़ होती है, और ये एपिफाइजियल प्लेट में होता है। तो यही कहा है कि सीन इन एम्ब्रियोजेनिक कार्टिलेज और एपिफाइजियल प्लेट, और ये अकर करती है मैट्रिक्स के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे एपोजिशनल ग्रोथ की, जो कि पेरिकॉन्ड्रियम से होती है, और कॉन्ड्रोब्लास्ट जो रहता है ना वो ऐड करता है न्यू लेयर सरफेस पे। तो एपोजिशनल ग्रोथ से हमारी थिकनेस इंक्रीज़ होती है, और इंटरस्टिशियल ग्रोथ से हमारी लेंथ इंक्रीज़ होती है। तो देखो यहाँ पर यह है हमारी एपोजिशनल ग्रोथ, जो कि हमारी ये थिकनेस को इंक्रीज़ कर रही है पेरिकॉन्ड्रियम न्यू मैट्रिक्स और ओल्ड मैट्रिक्स को मिला के। ये कॉन्ड्रोसाइट से ये न्यू मैट्रिक्स बना, कॉन्ड्रोब्लास्ट बनी और कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स। और फिर उसके बाद इंटरस्टिशियल ग्रोथ जो होती है वो हमारी लेंथ को इंक्रीज़ कर रही है। देखो धीरे धीरे इधर की साइड जाते हुए। नाउ हम बात करेंगे न्यूट्रिशन ऑफ कार्टिलेज कि कार्टिलेज को न्यूट्रिशन किस टाइप से मिलता है। तो डिफ्यूजन से कार्टिलेज को न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि ब्लड वेजल्स वगैरह कुछ भी नहीं होती है उसके अंदर, कार्टिलेज के अंदर। लेकिन जो साइनोवियल फ्लूइड वगैरह होता है या आसपास की जो जगह होती है ना, वहाँ से वो डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिशन ले लेता है। जैसे ब्लड वेजल्स जो होती है पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर, वहाँ से न्यूट्रिशन ले लेता है। और साइनोवियल फ्लूइड जो होता है आर्टिकुलेशन सरफेस पे, वहाँ से भी वो न्यूट्रिशन ले लेता है। मतलब कार्टिलेज के खुद के अंदर नर्व्स और वेन्स वगैरह नहीं होती है। उसके बाद डीजनरेशन एंड रिपेयर। तो कार्टिलेज की पुअर रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है, वो बहुत मुश्किल से रीजनरेट कर पाता है। और जब भी डैमेज हो जाता है ना तो वो बहुत स्लोली हील होता है, और बहुत बार नहीं भी हो पाता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर डिजनरेशन कॉमन होता है। उसके बाद रिवीजन करने के लिए और क्लियरली डिफरेंस समझने के लिए ये टेबल बनाई है। तो इसमें फीचर्स को कंपेयर करेंगे हम हाइलिन, इलास्टिक और फिब्रोकार्टिलेज के। तो जो फाइबर्स होते हैं हाइलिन कार्टिलेज के अंदर टाइप 2 कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, और फिब्रोकार्टिलेज के अंदर टाइप 1 कोलाजन फाइबर्स होते हैं। पेरिकॉन्ड्रियम लेयर जो होती है वो हाइलिन कार्टिलेज में प्रेजेंट होती है आर्टिकुलर सरफेस को छोड़ के, है ना। और इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर भी प्रेजेंट होती है, लेकिन फिब्रोकार्टिलेज के अंदर पेरिकॉन्ड्रियम लेयर हमारी एब्सेंट रहती है। उसके बाद स्ट्रेंथ। तो जो हाइलिन कार्टिलेज रहती है उसकी मॉडरेट स्ट्रेंथ होती है, इलास्टिक कार्टिलेज बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, और फिब्रोकार्टिलेज हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद एग्जाम्पल, ट्रैकिया के अंदर हाइलिन कार्टिलेज होती है, पिना के अंदर हमारी इलास्टिक कार्टिलेज होती है, और हमारी प्यूबिक सिम्फाइसिस और मेनिस्कस वगैरह के अंदर हमारी फिब्रोकार्टिलेज होती है।
अब क्लिनिकल कोरिलेशन की बात करेंगे हम। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ना, वो आर्टिकुलर कार्टिलेज की डिजनरेशन को बोलते हैं। और जब हमारी कोस्टल कार्टिलेज के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसे हम कोस्टोकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं। उसके बाद स्लिप डिस्क मतलब हमारी फिब्रोकार्टिलेज की आईवी डिस्क के अंदर जब डैमेज हो जाता है तो उसे स्लिप डिस्क बोलते हैं। और रिकेट्स डिफेक्टिव कार्टिलेज ओसिफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, डिफेक्ट हो जाता है तो उसे रिकेट्स बोलते हैं। नाउ एट द एंड कुछ वन लाइनर्स है जो कि याद रखना ज़रूरी है, मतलब इतना तो समझ आ ही गया होगा। तीनों टाइप के कार्टिलेज अच्छे से आ गए होंगे, हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज, है ना। डिफरेंस टेबल से समझ लिया हमने। उसके बाद जो कार्टिलेज होती है वो हमारी एवेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। और जो फिब्रो कार्टिलेज होता है उसके अंदर पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट नहीं होता है। हाइलिन कार्टिलेज हमारी बोन्स का फॉर्मेशन करती है। और जो न्यूट्रिशन होता है वो कार्टिलेज को डिफ्यूजन के थ्रू मिलता है। इतना कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा एंड होप कि आपको कार्टिलेज भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर डिटेल्ड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लेक्चर्स। और कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपका कोई सजेशन हो, आपको ये लेक्चर कैसा लगा, या कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हो, और कमेंट्स में तो बताना ही है। और जल्द ही मिलेंगे हम एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सो टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।